नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवन राज सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आज आपको मिलवाने वाला हूँ भाजपा के एक युवा नेता से, जो कि गोरखपुर यानी कि योगी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। जन्मभूमि है उनकी, नोएडा उनकी कर्मभूमि है। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार भैया। विजय जी नमस्कार, नमस्कार भैया। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद पहला भैया। सवाल, आपकी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक के सफ़र कैसा रहा? जन्मभूमि मेरी मूल रूप से गोरखपुर है जी, और पिताजी की कर्मभूमि नोएडा गौतम बुद्ध नगर रही है जी, और उनके साथ-साथ उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम जी, लोग भी नोएडा में आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं जी। और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करें हम राजनीति की, जी। तो राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? मेरा राजनीतिक जुड़ाव छात्र संघ से रहा। जी, लखनऊ से शिक्षा दीक्षा और वहीं से आगे बढ़े और एक छात्र राजनीति को देखते हुए धीरे-धीरे वहीं से राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आपका जुड़ाव या देखा जाता है हमेशा आप ब्रजेश पाठक जी के साथ बहुत ज़्यादा है, कैसे? देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जी, राजनीतिक गुरु मानता हूँ जी, और उनमें मैंने एक अलग चीज़ ऐसी देखी कि राजनीति में युवाओं को बढ़ाने का भरपूर प्रयास करते हैं। जी, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा अलग लगा कि कुछ जीवन में करना है तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जो धार्मिक भी हो, सामाजिक भी हो और समाज के प्रति और लास्ट पंक्ति के कार्यकर्ता के प्रति सोचता हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ब्रजेश पाठक जी एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ-साथ वो कहीं न कहीं लोगों के साथ भेदभाव तो करते हैं, नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये जी, जो लोग सोचते हैं और जो कहते हैं, जी, ये गलत कहते हैं। ब्रजेश पाठक जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि छात्र राजनीति से आए हैं। जी, जो छात्र राजनीति से आता है वो कभी जातिवाद पे नहीं जाता जी, और ब्रजेश पाठक जी ने कभी भी जातिवाद नहीं किया और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, सभी धर्मों के लोगों के साथ, सभी समाज के लोगों के साथ, लास्ट पंक्ति के लास्ट व्यक्ति के मदद करने के हमेशा प्रयास करते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि सिर्फ ब्राह्मणों के नेता है, वो सर्व समाज के नेता है और सभी समाज को एक साथ लेके आगे चलते हैं। वो एक ऐसे नेता है। आप ब्रजेश पाठक जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपकी नज़रों में उनकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? देखिए, माननीय जी, मैंने वो चीज़ें देखी हैं उनके अंदर, जी, वो बहुत कम नेताओं के यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि? जैसे कि आप किसी नेता के यहाँ जाएँगे तो आपको समय लेने की ज़रूरत पड़ती होगी जी, और माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ समय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी भी कार्यकर्ता को। किसी भी समय जाके आप मिल सकते हैं। हाँ, ब्रजेश पाठक जी का एक, मैं ये भी कहूँ कि एक कार्यकर्ता को बात करने के लिए अपने विधायक से भी हो सकता है कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता हो। मगर मैं ये कहूँगा कि आप ब्रजेश पाठक जी को रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे ना, तो डायरेक्ट आपका फ़ोन उठा लेते जी, और आपकी बात को सुन के और तुरंत समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं। जी, और यहाँ तक कि आप सुबह आवास पे चले जाइए, 8 बजे गेट खुल जाता है और जब तक माननीय जी हैं और तब तक मुलाकात करते हैं और चलते-चलते निकलते वक़्त ये भी उनकी निगाहें रहती कि गेट के अगल-बगल व्यक्ति कोई खड़ा तो नहीं है और दिख गया तो उसको बुलाकर उसकी तुरंत समस्या का समाधान करने का मतलब प्रयास बहुत करते तुरंत सुनवाई होती है। हैं। हाँ, जी। और अभी से नहीं, जब वो छात्र संघ की राजनीति से आए थे, तब से उनकी ये। आप हमेशा एक बात कहते हैं लोगों से कि राजनीति में युवाओं का शोषण होता है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैं एक घटना बताऊँ जी, और आपको हँसी भी आएगी। जी, सुनना चाहेंगे हम। मैं लखनऊ में था, तो थोड़ा-सा मैं शाम के समय कुछ युवा मित्र थे और एक दिल्ली के अच्छे मेरे मित्र थे, वो भी लखनऊ आए हुए थे। जी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा। किसी पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता थे। जी, तो वो किसी चाय की दुकान पे मिलने के लिए तय हुआ कि भाई चाय की दुकान में मिलते हैं। तो सब लोगों ने चाय-वाय पी और निकलने लगे। जब वो निकलने लगे,
तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जी। मगर उनसे मैंने एक जुबान उनकी सुनी और मुझे इतनी पीड़ा हुई और इतनी आहत हुई कि जैसे वो अपनी गाड़ी के पास बैठने को हुए तो उस पार्टी के लोग थे, तो उन्होंने देखा तो जाहिर सी बात है, आप पब्लिक के चेहरे हैं तो आप कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो हाय हेलो नमस्कार तो करेगा ही करेगा, जी। जाहिर सी बात है। जी। तो उन्होंने नमस्कार किया, तो नमस्कार करने के बाद कोई अच्छा नेता दिख जाता तो हर कोई कार्यकर्ता फोटो खिंचवाना चाहता। उन्होंने कहा यार, जहां जाओ ये चिलांडू घेर लेते। ये सब थे उनके। उस नेता के थे जो प्रदेश का कद्दावर नेता। जी। जब वो कार्यकर्ता चले गए, मैंने उनसे कहा कि माननीय जी, जिस कार्यकर्ता को आप चिलांडू कह रहे हो, ये आपके शब्द बहुत गलत हैं। आप इन्हीं की बदौलत आज इस जगह। आज ये जो कार्यकर्ता है ना, नेता की रीढ़ होता है, और जिस नेता के साथ कार्यकर्ता नहीं है ना, उसकी कोई पूछ नहीं है। और मैंने वाला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेता आए और चले गए जी। और जिनके पीछे कार्यकर्ता नहीं है ना, उनकी पार्टी में पूछ नहीं है। मैंने बोला आज तो आपने शब्दों को प्रयोग किया, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, दोबारा मत कहिएगा, नहीं तो सुनिए मैं आपका ही विरोध आपके सामने करना चालू कर दूंगा। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जी। तो मतलब कि आपको, मुझे लगता है कि आप जिस विधानसभा से आते होंगे वहां के प्रति भी यही सोच होगी। जी। और उस दिन के बाद जो मुझे मिलवाए थे, बोले यार इस व्यक्ति से मिलना भी नहीं। अच्छा विजय जी, बात करें हम सपा बसपा भाजपा, आपने तीनों की ही शासनकाल देखे हैं, हाँ, क्या अंतर पाया? देखिए, समाजवादी पार्टी में दो समाज की राजनीति होती जी। और बीएसपी के अंदर वन मैन सोच। मगर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, लास्ट पंक्ति के लास्ट कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा ही कार्यकर्ता जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखता है। क्या मैं आपसे कहूं कि अन्य पार्टियों में जो युवा कार्यकर्ता काम कर रहा है, उनसे भी कहता हूं, हम लोगों को राजनीति करने के लिए राष्ट्र की पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। जी। क्षेत्र की जो पार्टियां हैं, वह एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। जी। भाई आप जीवन भर बस्ता उसका ढो, मुख्यमंत्री बनने का आए तो एक ही व्यक्ति बनेगा। जी। पार्टी के बड़े पद पे जाना हो तो एक ही व्यक्ति जाएगा। क्यों ऐसी पार्टी से युवा जुड़ेगा? अच्छा, भाजपा के बारे में एक और धारणा रहती है कि कुछ लागू करते हैं फिर उनको कभी कभी पीछे बैकफुट पे आना पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं है। कोई जीएसटी लाए थे, उसमें बहुत सारे संशोधन करने पड़े, तो बिना तैयारी के लाए शायद। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी जो आई व्यापारियों के हित में आई, मगर जो व्यापारी दूसरे टाइप के लोग थे वही विरोध किए। जी। जो गरीब तबके का व्यापारी था, मीडियम क्लास का व्यापारी था, सबको बहुत अच्छा लाभ हुआ। आज देखिए ना, जीएसटी की आप कहीं भी सामान लाइए, कहीं भी लेके जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। पहले की सरकारों में टोल नाकाओं पे लेके बैठ जाते थे, धन उगाही होती थी, गुंडागर्दी होती थी। आज की सरकार में देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपराध के ग्राफ की बात करें तो आज आपको क्या लगता है कि अपराध का ग्राफ कितना नीचे आया है या क्या सुधार हुआ है? देखिए, आप पिछली सरकारों में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश ग्राफ के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे था। जी। आज की डेट में हम बात करते हैं, अपराध उत्तर प्रदेश में ना के समान है। आज अपराधी जो है अपराध कर रहा है और सरकार के कहीं भी ऐसा लगा तो आपको स्थिति बताइए सरकार क्या कहती है। आज सुनना चाहेंगे, आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे। आज कोई हमारी शहर में बच्चियों को छेड़ के देख ले, किसी की हिम्मत हो तो
आज गांव के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस भारत के अंदर जो कहते हैं मोदी योगी नहीं रहेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। उनकी ये धारणा गलत है। जी। मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा? क्या पहले से लोग नहीं रह रहे थे? रह रहे थे ना। आज जब सरकार अच्छा काम कर रही है, पीड़ा उन लोगों को है जिनको दर्द है। समाज को एक को ही पीड़ा है और समाज को है नहीं पीड़ा। भाई वो अपने आप को सुधारे ना, वो अपने आप को सुधार नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और हम दिखाएंगे फिर क्या कर सकते हैं। उनकी जो मानसिकता है जी। वो बहुत गलत है और वो 15 मिनट के लिए सोच रहे हैं। तो उनकी ये जो मानसिकता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। हमारे भारत के जो सनातनी हैं उनको 5 मिनट का ही मौका दे दो, तुमको ही बाहर कर देंगे। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण कार्यकर्ता शहरी कार्यकर्ताओं से पीछे रह जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया और मैं कहना भी चाहता हूं सबसे, जो गांव का कार्यकर्ता है जी। वो जमीनी स्तर पे काम करता है। वो गांव में एक एक वोट की अहमियत को जानता है, कीमत जानता है। और जब गांव का कार्यकर्ता है ना, जब इलेक्शन आता है तो एक एक घर जाकर कुंडी बजानी पड़ती है। जी। शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में कि भाई आपने प्रचार किया और लोगों की मानसिकता है कि भाई हमको इस पार्टी को वोट देना, वो देते। और गांव के अंदर ऐसा नहीं है। गांव के अंदर तो ये पता चल गया कि भाई पवन भाई क्या बोलते हैं, किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं किसी और पार्टी का सपोर्टर हूं। और पता चला कि पवन भाई की सरकार आ गई तो विजय भाई का उत्पीड़न चालू, और विजय भी की पार्टी की सरकार आ गई तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस होती है। नुकसान का सामना करना नुकसान का गांव के कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, जो कि शहरी कार्यकर्ताओं में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शहर के कार्यकर्ताओं के आगे जो हमारा जो गांव का कार्यकर्ता है, या हम कहें कि और पीछे चले जाए जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके सामने थोड़ा अपने आप को कई बार फीका और लज्जित महसूस करते हैं कि भाई ये तो BMW और फरारी वाले हो गए, वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला कार्यकर्ता है। तो मैं सभी पार्टी के लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, तन मन और धन। जी। और धन नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे चला जाएगा। और आज कार्यकर्ता की ये स्थिति है मैक्सिमम पार्टी की, मैं ऐसा नहीं हूं मैं एक पार्टी की बात करूं, मैक्सिमम पार्टी की। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को बहुत सारी चीजें की सुविधाएं मिल जाती हैं, लाभ मिल जाता है, बहुत सारी चीजें देख भी लेते हैं। जी। पर जो गांव का कार्यकर्ता है, कई बार तो ऐसा होता है कि दिन भर बूथ पे काम किया, ये सच्चाई है। जी। मगर शाम के समय जब वो अपने घर पे जाता है ना, तो उसको सब्जी लाने के पैसे नहीं होते। जी। तो उसकी धर्मपत्नी का एक ही कहना होता है, ये जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, का हो केकरे साथे गई लाला, कहन कि यार बूथ अध्यक्ष के साथ गई लानी और मंडल अध्यक्ष के साथे गई लानी, कहन कि कहो लड़किया फीस कहिया जमा हुई। जी। मैं उन मान्य लोगों से कहना चाहता हूँ कि उसका थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि कई बार आपके कार्यकर्ता की फीस नहीं जमा होती मतलब है। आप ये कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कार्यकर्ता के पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं है, जी। शाम को सब्जी ले जाने के लिए पैसा नहीं है, परसों उसको बच्चे की फीस देने का पैसा नहीं है। वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन मगर आपके लिए 24 घंटे का फ्री का मजदूर है। वो कोई छोटा सा काम लेके चला गया आपके पास, अभी देखते हैं, शाम को कर देंगे, सुबह कर देंगे, ये नहीं, तुरंत। तो मन व्यथित होता है उसका। मतलब आप ये समझिए, मैं पवन जी, आप खुद कहेंगे कि वाकई में पीड़ा है। लखनऊ और दिल्ली के दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं, इस पीड़ा को समझिएगा। इसकी वजह से मैं आज की डेट में जी
हर राष्ट्रपति के कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करता हूं। जी। उनकी पीड़ा है और उनके साथ साथ मेरी भी पीड़ा हो सकती है। बिल्कुल। लखनऊ से दिल्ली की दूरी मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर की समथिंग है। जी। एक आम कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ जाता है, मुझे लगता है कि 8-10 हजार रुपये नॉर्मली खर्चा हो जाता है। ठीक है। और नेताजी के दरवाजे से वापसी चलाए, कितनी पीड़ा होगी। और एक काम के लिए पता चलता है कि उसके बाद 4 चक्कर लगाने पड़ जाते, और सभी पार्टियों में स्थिति है। तो नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल देना चाहिए। और ये समझिए, मैंने कई बार लखनऊ में देखा है जी। और कई बार तो आप दारुसफा की तरफ चले जाइए तो कई नेताओं की आपको पीड़ा समझ में आ जाएगी। एक नेता से मिलने के लिए जी कितना ललायित होता है कार्यकर्ता, लखनऊ जाता है। भाई आप उसको अपनी जगह बैठा नहीं सकते हो, और उसके अपने बराबर में बैठा के सम्मान दे सकते हो। आपकी एक मुस्कान के लिए, आपकी एक मुस्कान के लिए उसने 2 रात जगा है। आपके एक प्रेम के लिए 24 घंटे का सफर किया है। कितनी निराशा हाथ होगी अगर वो नहीं मुलाकात होगी। और मुलाकात ना हो, और मुलाकात हो भी गई गलती से, काम ना हो, और काम ना हो, और आपने उससे प्रेम से 2 बातें नहीं की, तो रास्ते भर वो समझिए कि आपको क्या कहते हुए आएगा। आप मेरी बात को भली भांति समझ सकते हैं। आप कार्यकर्ता की पीड़ा की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं शहर से लेके गांव, शहर और मतलब राज्य से लेके केंद्र तक कुछ ही चेहरे दिखाई देते हैं, बाकी लोग पिछड़ से जाते हैं। क्यों? किसी भी शहर गांव के अंदर कुछ लोग तो सिर्फ मलाई खा रहे होते हैं, या उनको हर इंसान पहचानता है, बाकी लोग क्यों पिछड़ जाते हैं? देखिए, पहले की जो राजनीति थी, जो पहले के नेता थे, वह कार्यकर्ताओं की शकल देखकर भावनाओं को पढ़ लेते थे, ये किस उद्देश्य से आया है। जी। मगर आज की डेट में राजनीति कहूं तो सुनने में आता है कि 80% कॉमर्शियल हो गई। ये आपका मानना है? मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है मेरा, कि 80-90% कॉमर्शियल हो गई है। तो बताइए कार्यकर्ता कहां जाएगा? जी। तो कार्यकर्ताओं के बारे में पहले के दौर थे कि जैसे आप मिनिस्टर हैं या बड़े नेता हैं, तो आपसे जब कोई कार्यकर्ता मिलने आता था ना, तो एक बार अपने पर्सनल स्टाफ को पूछ लेते थे कि जरा देख के आओ बाहर, एक किस गाड़ी में आया है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, कि पैदल आया है कि गाड़ी से आया है। पता चलता है कि राजनीति करते करते जूते फट गए और आगे जाने की स्थिति हो गई, खत्म हो गया मामला। तो नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को भी सम्मान। वही कार्यकर्ता है जिन्होंने उनको उस पद तक पहुंचाया है। बिल्कुल। जी। अब बात करें हम राजनीति की, तो एक पार्टी हुआ करती थी जो कहती थी यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। दूसरी पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि या तो चाचा भतीजे की राजनीति में लगे रहे, या लोगों को इल्जाम लगाने लगे उस पार्टी के, उसके अंदर 3-3 4-4 मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो वो आज कहीं ना कहीं बहुत दूर है शासन से। तो क्या भाजपा के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या कमियां हो सकती हैं ऐसी? देखिए, कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी पार्टी रही जिसने सबसे ज्यादा समय राज किया है, आज वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अन्य पार्टियों की जब हम बात करते हैं, जी। आपने पीछे की 2-3 पार्टियों की गिनती कराई, जी। चाचा भतीजे की बात कराई, जी। तो भाई लड़ाई तो कुर्सी की थी। जी। तो चाचा, भाजपा में लड़ाई नहीं है कुर्सी की? भाजपा में बिल्कुल लड़ाई नहीं कुर्सी की। भाजपा के लास्ट पंक्ति के कार्यकर्ता को ये पता है कि दिल्ली की बड़ी वाली कुर्सी पे मैं भी जा सकता हूं। रास्ता खुला है। रास्ता खुला हुआ है। भारतीय जनता एक वैसी पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन जाता है। मगर अन्य पार्टियों में बात करें, आपने कहा कि देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो वहां तो 2 ही व्यक्ति की पार्टी थी ना। जी। भाई
आप मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे जी तो एक ही व्यक्ति ने तो सरकार चलाई, तो मनमोहन सिंह जी तो चुप वाले थे। जी तो इसकी वजह से उस पार्टी की स्थिति कार्यकर्ता को पता है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है कि भाई हम तो कुछ बन भी गए तो एक व्यक्ति के इशारे पे चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को काम करने का, आगे बढ़ने का और हर चीज का खुला दरवाजा है उसके पास। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, यही वजह है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवा को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, आज की डेट में राजनीति में युवा अपने आप को शोषित और वंचित दोनों ही महसूस कर रहा है। अच्छा, मगर मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, युवाओं से विशेष तौर पे, जी आपको राजनीति में आइए, राजनीति को समझिए, राजनीति को धंधा मत बनाइए। राजनीति एक समाज सेवा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जी यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जी वो भी लास्ट पंक्ति से आए हैं। और उनके आने से मोदी जी ने अभी जैसे कहा, जी युवाओं को आगे आना चाहिए, जी युवाओं को आगे आगे बढ़ना चाहिए। उनको पीड़ा पता है, और जिसको पीड़ा ही नहीं पता, जिसको दाता परदादा विरासत में मिली, वो क्या समझेगा? जी तो उनको समझ में नहीं आएगा। यहां तो अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जी 5 बार के विधायक, युवा। अन्य पार्टियों में देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जाओ और मिलो, अपनी बात को रखो, काम करो। जी और काम करने वाले की हर जगह पूछ है। और युवाओं को तो राजनीति में जरूर आना चाहिए, शिक्षित युवाओं को आना चाहिए। आपने की बात काम की, तो आप भी अपना कहीं ना कहीं व्यवसाय को थोड़ा साइड रख के राजनीति में सारा समय देते हैं। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है इसमें? परिवार का मैं कहूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। धर्मपत्नी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। ये नहीं कहती कि आप व्यवसाय पे ध्यान कम दे रहे हो, राजनीति में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? मैंने एक बार, आपने जो सवाल किया कि व्यवसाय, थोड़ा समय व्यवसाय पे देता तो हुई, जरूरी है परिवार चलाने के लिए। जी मगर मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, तुम 5 व्यक्ति की चिंता कर रही हो, मैं बहुत सारी युवाओं की चिंता कर रहा हूं। इसके अंदर, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि अपने समाज, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके लिए प्रयास करता हूं। तो थोड़ा सा तुम कोऑपरेट कर लोगे और थोड़ा सा मैं कर लूंगा, तो आगे तो बढ़ेगा। ये मान लिया जाए कि आप निकट भविष्य में आप विधायक सांसद के रूप में दिखाई दोगे? देखिए, ये मैं खुद नहीं कहूंगा, ऊपर वाला जो चाहेगा आगे वही होगा। विधायक बनना, सांसद बनना बहुत छोटी बात है। विधायक बनना, सांसद बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। कैसे? लोग तरसते हैं विधायक बनने के लिए, लाइनों में लगे रहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए और हम खुले खर्च करके हम उस पद तक पहुंच जाएं, और आप कह रहे हो कि बहुत छोटी चीज है। कैसे? हम खुद को इतना आगे लेके चले कि जनता आपको खुद वहां पहुंचा दे। आप जनता के लिए काम कीजिए ना, जनता आपको खुद बना देगी। जी समाज के लिए काम कीजिए। जब आप काम करने निकलेंगे ना, आपने देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, युवाओं को, कि जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, समाज ने उनको बनाया है, क्षेत्र ने उनको बनाया है। तो उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। तो क्या आप टिकट की मांग करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का और बड़े नेताओं का, मुझे इस लायक कार्यकर्ता समझेंगे तो कुछ दीजिएगा, नहीं समझेंगे तो आपके लिए काम तो कर ही रहे। सेवा आप लगातार करते रहोगे? इस आशा में नहीं काम कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा। जी एक कहावत है, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा तुमसे खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो प्रयास लगातार जारी रहेगा?
विजय जी, आप हमेशा अक्सर एक बात कहते हैं कि आज के शहरी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि को अपनाने लगे हैं, पीछे अपने जाने लगे हैं, अपना जो उनका पीछे का बैकग्राउंड है उसको अपनाने लगे हैं। जी। कैसे दिखते हैं आप इसको? देखिए, जब कोविड का दौर आया था, जी, तो उस दौर में हमने देखा कि लोग बाग शहरों को छोड़ के अपने गाँव की तरफ प्रस्थान किए थे। जी, और जब वो गाँव की तरफ गए, तो उनको एक अलग एनर्जी मिली। जी, तो अब आपने देखा होगा शहर के लोग गाँव की तरफ कुछ ना कुछ अपना या तो फार्म हाउस या कुछ ना कुछ ऐसा बना के, और उनको गाँव की चीज़ें अब अच्छी लगने लगी हैं। जी, और शहर के लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा क्या? कि जो किसानों से चीज़ें आ रही हैं, उसका प्रयोग करें। और आज की डेट में शहर के अंदर लोग एक छोटे से घर में बंद हैं। जी, थोड़ा-सा खुला निकलें, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें और एनर्जी की तरफ बढ़ें। इसके गाँव के मुकाबले में शहरों में आयु कम होती जा रही है। जी, आप देख रहे होंगे शहरों के अंदर इतनी बीमारियाँ हैं, और गाँव में जाएँगे तो देखेंगे वही बीमारियाँ कम हैं। जी, तो थोड़ा-सा खान-पान पे और स्वस्थ जीवन के लिए ग्रामीण परिवेश को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे मोदी जी ने कहा, स्वस्थ भारत। आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, आप हमेशा मोदी जी को गरीबों का मसीहा कहते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? मोदी जी को गरीबों का मसीहा मैं इसलिए मानता हूँ, जी, आज से जितने देश के अंदर और भी प्रधानमंत्री बने, जी, उन्होंने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा। गरीबी हटाओ तो कहा, मगर वो गरीबों को हटाने लगे थे। जी, मगर मोदी जी ने हुँ, जो आज गरीबों के लिए काम किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। आज आयुष्मान कार्ड बन रहा है। जी, अभी हुँ, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जी, आयुष्मान के कार्ड का इतना बड़ा मुझे लाभ दिखा, जैसे किसी को बड़ी बीमारी हो गई, जी, कैंसर है, बहुत सारी बड़ी बीमारियां, या तो उसको प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ ना कुछ, या तो विधायक जी के पीछे या सांसद जी के पीछे धक्के खाने पड़ेंगे। चिट्ठी लिखवाने के लिए भाई साहब हुँ, उसको सारे कर्म करने पड़ जाते थे। जी, मगर मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड ऐसा लेके आए कि आप किसी भी हॉस्पिटल में गरीब आदमी इलाज करवा सकता है। नहीं आप कह रहे हो किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनकी एक लिस्ट है जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन पे कार्रवाई हो रही है। जी, जो हॉस्पिटल नहीं ले रहा था, उन पे कार्रवाई हो रही है। और उस कार्ड का इतना बड़ा फायदा मिला गरीब व्यक्ति को, जी, पूछिए मत। और गांव की जो अम्माएं हैं, जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस सिलेंडर मिलने लग गया। उज्ज्वला हमारे यहाँ योजना। गांव में अम्माएं बहुत दुआ देती हैं, उनको पेंशन मिलने लग गई। जी, नहीं तो पहले प्रधान जी को पेंशन बनवाने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता था, अब वो सब बंद हो चुका अब बंद हो गया। जी, और सबसे बड़ी बात क्या है, हुँ, मोदी जी ने, जी, जैसे मालिन बस्तियां होती थी, जी, अभी भी हैं, हुँ, मगर धीरे धीरे ना के बराबर है, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलने लगा। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, आप भी हो सकता है गांव से बिलोंग करते होंगे। जी, गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास मड़ैया होती थी। कच्चे मकान और वो सब चीज़ें। हाँ, होती थी। और जो प्रधानमंत्री जी ने उनको पैसा दिया घर बनाने के लिए, आज गांव में भी पक्के मकान बनने लगे। तो आज गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपना मसीहा मानता है कि ऐसा प्रधानमंत्री पहले आ गया होता तो हमारा देश कितना आगे होता, जी, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा विजय जी, आप युवा नेता हैं,
तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, तो जानना चाहेंगे क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और युवा राजनीति में आके अपनी अलग पहचान बनाए। किसी के पीछे ना घूम के अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान स्वयं बनाए। विजय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और राजनीति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों पर आपने हमसे चर्चा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।